लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक आप सभी को स्वागत करता हूं। आज भारत के भूगोल सीरीज 16 जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पुलिस, दरोगा, ईटीसी जो भी आप तैयारी करते हैं, जिस सेक्टर की तैयारी करते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। आप सभी ज़रूर इसे स्टार्टिंग से फॉलो करें ताकि आपका पूरा ज्योग्राफी क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। इसलिए सभी लोग क्लास को फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें, लिंक शेयर करें। आप सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग भारत की प्रमुख मिट्टी के बारे में जानेंगे कि भारत की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन एराइज होते हैं यहाँ से एग्जाम में। वैसे सारे पॉइंट को आज देखेंगे। सभी लोग रेडी हो जाएं, सभी लोग रेडी हो जाएं आज के क्वेश्चन के लिए। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है आपके लिए आज का। सभी लोग रेडी हो जाएं। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग कोशिश करें अंत तक बने रहें और लाइव चैट में आंसर करें। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। सभी लोग रेडी हो जाए आज के क्वेश्चन के लिए। आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? सबसे अधिक उपज भारत में कौन से मिट्टी में होती है? इसका आंसर करना है। ऑप्शन है 1 नंबर लाल, सेकेंड है काली, थर्ड है जलोढ़ और फोर्थ है चूनेदार। तो भारत के सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका आंसर आप सभी लोग करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। तो ध्यान रहे कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी वो जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर इसी मिट्टी का विस्तार है, तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा भारत में कौन है? तो जलोढ़ मृदा है। आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन है? सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन है भारत में? ऑप्शन है 1 नंबर लाल, सेकेंड है काली, थर्ड बलुई और फोर्थ कछारी। तो भारत के सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? आप लोग आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान है कि भारत के सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग वो आपका वो कौन सा मिट्टी है? तो ध्यान रखना है कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर वो कछारी मिट्टी होगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी होगा। ध्यान रखना है, जलोढ़ को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर वो कछारी मिट्टी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं कि आखिर सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो इसका विस्तार वो कितने क्षेत्रफल पे है? तो अगर हम माने कि कुल मिट्टी का वो 100% लिया जाए, उसमें 43.4 यानी कि 43.4% क्षेत्र पर वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। तो ध्यान रखेंगे कि 43.4% क्षेत्रफल पर भारत में वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और ये सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। ये सारा पॉइंट ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग करें कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। ऑप्शन है 1 नंबर भाबर, नेक्स्ट है बांगर, नेक्स्ट है खादर और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, आप लोग आंसर करें। कछारी मिट्टी अभी हम बताए हैं, जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है, या फिर एलुबियल सॉइल भी आपको जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे एलुबियल सॉइल तो वो भी आपका जलोढ़ मिट्टी ही है। तो जलोढ़ मिट्टी 2 भाग में बटे हुए हैं, एक जो होते हैं वो बांगर या भांगर होते हैं और सेकेंड जो होते हैं वो खादर होते हैं। नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है और पुराने जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, या जो है वो फिर भांगर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाएगी, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाएगी, तो बांगर मिट्टी कहलाएगी। ध्यान रखना है, बांगर जो होते हैं वो पुराने जलोढ़ होते हैं और खादर नए जलोढ़ होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि नगर कहाँ बसाए जाते हैं, बांगर पे या खादर पे। आप लोग आंसर करें कि जो है वो नगर कहाँ बसाए जाएंगे। तो ध्यान रहे कि नगर हमेशा जो है बांगर पर बसाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ की संभावना नहीं है। खादर पे बाढ़ की संभावना होती है, तो इस तरह से बांगर पे नगर बसाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जैसे ये क्षेत्र है, तो यहाँ से कोई नदी गुजर रही है, ये रास्ता है नदी का, तो यहाँ से जो है कोई नदी गुजर रही है, तो ध्यान रहे कि जो है इसके ऊपरी क्षेत्र जो हो जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका बांगर क्षेत्र कहलाएगा, और यहाँ पर जो क्षेत्र होगा इसे खादर कहा जाएगा। तो बाढ़ आने की संभावना खादर तक रहेगी, ना कि बांगर तक। तो ये बांगर होते हैं पुरानी जलोढ़, बहुत पहले जो है वो यहाँ खादर हुआ करता था, लेकिन अब बांगर हो गया। तो इस तरह से जो है पुरानी जलोढ़ बांगर कहलाते हैं और नई जलोढ़ जो है वो खादर कहलाते हैं। ये एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। अब ये तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी सही कर सकते हैं। अभी हमने पीछे बताया कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 नंबर बांगर, सेकेंड है खादर, थर्ड है एलुबियल और इनमें से कोई नहीं। तो नई जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाएगा, खादर कहलाएगा, और पुरानी जलोढ़ बांगर कहलाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में कमी होती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है, आपको आंसर करना है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है। ऑप्शन 1 नंबर नाइट्रोजन, नेक्स्ट है जीवांश, नेक्स्ट A+B और नेक्स्ट चूना। तो जलोढ़ मिट्टी में कमी होती है किसकी, आप लोग आंसर करें। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है। तो ध्यान रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में जो है वो चूना और पोटास की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन और जीवांश में जो है नाइट्रोजन और जीवांश की कमी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में कमी होती है नाइट्रोजन और जीवांश की, जबकि चूना और पोटास की अधिकता होती है। अगर हम बात करें तो भारत में लगभग जो भी मिट्टियाँ पाई जाती है, तो लगभग मिट्टिया में जो है भारत में नाइट्रोजन और जीवांश की कमी होती है। इसलिए देखते हैं कि यूरिया की कितना भारत के अंदर किल्लत होती है, क्योंकि जो है यूरिया में 46% नाइट्रोजन होते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, लगभग जो है भारत की जो मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन और जीवांश की कमी होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है। तो आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, हम पीछे पढ़ाए थे बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट चट्टान कह रहा है कि मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा, यानी कि उद्गार, लावा और मैग्मा पढ़े थे कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो पृथ्वी के अंदर जब तक रहता है उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब पृथ्वी से ऊपर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। तो लावा के जमाव से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टान होता है। तो कौन सा मिट्टी होता है। ऑप्शन है 1 नंबर जलोढ़, सेकेंड है लेटेराइट, थर्ड लाल और नेक्स्ट है रेगूर। तो इसका आंसर करें। बेसाल्ट लावा का अपक्षय के कारण निर्मित हुई कौन सी मिट्टी होती है। तो ध्यान रखें ये रेगूर मिट्टी होगी। इसका आंसर जो है वो D नंबर होगा, रेगूर मिट्टी होगी। और रेगूर मिट्टी को ही जो है वो काली मिट्टी भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो रेगूर मिट्टी होगी और इसे ही जो है वो काली मिट्टी भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है
रेगुर किसका नाम है? लीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन आ गया आपके लिए। सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें और जितने लोग जुड़ते हैं कोशिश करें कि अंत तक बने रहें। आप अगर बीच से चले जाते हैं तो आपको ही नुकसान होगा, नुकसान की भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप सभी जरूर लाइव चैट में आंसर करते रहें। गलतियां से डरना नहीं है, कोशिश करना है कि डेली हम कुछ ना कुछ सीखें, आगे आप काफ़ी बेहतर करेंगे। तो इस प्रकार सब लोग आंसर करें। रेगुर किसका नाम है? ऑप्शन है 1 नंबर जलोढ़, नेक्स्ट है लेटेराइट, नेक्स्ट लाल और नेक्स्ट काली। इसका आंसर सभी लोग करें। तो ध्यान रहे, रेगुर अभी हम बताए थे कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन है 1 नंबर जलोढ़, नेक्स्ट है लेटेराइट, नेक्स्ट लाल और नेक्स्ट है काली। तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, कौन सी उपयुक्त है? आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि जो है कपास की खेती के लिए जो कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। आपको ध्यान रखना है, काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। और इस मिट्टी का विस्तार जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सबसे अधिक इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र में है और इस तरह से वो राज्य जो है कपास के उत्पादन में जो है वो प्रथम स्थान रखता है। तो कभी जो है वो गुजरात और कभी महाराष्ट्र कपास के उत्पादन में आगे पीछे होते रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है जलोढ़, नेक्स्ट है लेटेराइट, नेक्स्ट लाल और नेक्स्ट है काली। तो किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? आप लोग आंसर करें। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाला मिट्टी कहा जाता है? तो ध्यान रखें, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि स्वतः जुताई वाला मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। ये सूख जाता है तो इसमें जो है वो बड़े बड़े दरार बन जाते हैं। तो इसलिए जो है दरार देख लगेगा कि ये जो है वो जुता हुआ खेत है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि स्वतः जुताई वाला मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? आप लोग आंसर करें। कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? ऑप्शन 1 नंबर जलोढ़, नेक्स्ट है लेटेराइट, नेक्स्ट लाल और नेक्स्ट है काली। तो किस मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है? सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें कि सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो काली मिट्टी में होती है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है लाल, सेकेंड है काली, थर्ड जलोढ़ और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मिट्टी को चेरनोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है? आप लोग आंसर करें। चेरनोजम मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है? तो ध्यान रहे, इसका आंसर काली मिट्टी हो जाएगी। काली को ही चेरनोजम मिट्टी इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी में कमी नहीं होती है। काली मिट्टी में किसकी कमी नहीं होती है? ऑप्शन है 1 नंबर फास्फोरस, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नेक्स्ट जीवांश और अगला है लोहा। तो काली मिट्टी में कमी नहीं होती है किसकी? आप लोग आंसर करें। किसकी कमी नहीं होती है? आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि जो है काली मिट्टी में लोहा की कमी नहीं होती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जीवांश की कमी होती है। काली मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, ध्यान रखेंगे। लोहा और एल्युमिनियम की इसमें प्रधानता होती है, इसलिए इसे पेडाल्फर मिट्टी भी कहा जाता है। इसलिए इसे जो है वो पेडाल्फर मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो आपका एल्युमिनियम और लोहा की अधिकता होता है, ध्यान रखेंगे। पेडाल्फर इसमें जो है वो आप देखिएगा
पेडाल्फर में Al आता है और फिर आपका जो है वो Fe आता है, यानी कि एल्युमिनियम और फेरस की अधिकता होती है, इसलिए काली मिट्टी को पेडाल्फर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, बल्कि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश की कमी होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये आपको जो है इनर्जेटिक होने के लिए 2 लाइन है। वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की, तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। तो अगर आप ठान लिए हैं कि हमें वो मंजिल हासिल करना है, तो आप उसे बिन पाए जो है कभी रुकने की कोशिश नहीं करें। अगर आप रुकेंगे तो फिर चुकेंगे, इसलिए रुकना नहीं है, आपको अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना है। एक दिन सफलता आपके हाथ होगी और आप विजेता बनेंगे। इसलिए आप सभी अपने वादे से कभी मुकरे नहीं और मेहनत किए हैं तो आगे भी करते रहें, देखिएगा नतीजा काफ़ी बेहतर होगा। तो इसलिए आप सभी जरूर इस लाइन को फॉलो करें और आगे बेहतर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि मालवा पठार के प्रमुख मिट्टी है। मालवा के पठार जो है, जहाँ से हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि जो है चंबल, केन, बेतवा, काली सिंध ये सब नदियाँ निकलती है, तो ये मालवा पठार के प्रमुख मिट्टी कौन है? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है लाल, नेक्स्ट है काली, नेक्स्ट लैटेराइट और नेक्स्ट है जलोढ़। तो मालवा पठार के प्रमुख मिट्टी कौन है? आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि मालवा पठार के जो है वो प्रमुख मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। बी नंबर इसका आंसर होगा। मालवा पठार के प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है जिसमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रख सकती है? ऑप्शन है लाल, नेक्स्ट है काली, नेक्स्ट लैटेराइट और नेक्स्ट है जलोढ़। इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। होता क्या है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है काफ़ी तीव्र होती है और ये भीगने पर ठोस एवं चिपचिपा हो जाती है। मिट्टी जो काली होती है वो भीगने पर ठोस और चिपचिपा हो जाती है तथा सूखने पर जो है वो दरार युक्त हो जाती है। देखिएगा कि लगेगा कि जो है ये जोता हुआ जो है वो भूमि है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाले मिट्टी भी कहा जाता है और इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि काली मिट्टी में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को जो है वो रोक कर रखती है। अगला क्वेश्चन है कि लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी इनमें से कोई नहीं। तो लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है वो महाराष्ट्र राज्य में, केरल राज्य में है। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में और सेकंड पे महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों को सर्वाधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सर्वाधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, आपको आंसर करना है। 1 नंबर ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, बी काली, थर्ड लैटेराइट और डी है जलोढ़। तो आप लोग इसका आंसर करें कि जो है पौधों को सर्वाधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें कि पौधों को सर्वाधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है। आप लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जितने लोग जुड़े हैं कोशिश करें कि आप अंत तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा और आगे आप काफ़ी बेहतर कर सकेंगे। इसलिए आपका जो है वो एक कर्तव्य है कि आप जो है वो क्लास को फॉलो करते रहें ताकि आप जो है वो काफ़ी बेहतर कर सके। आप अगर आज बेहतर करेंगे तो आगे भी बेहतर करेंगे। इसलिए आप सभी ज़रूर जो है वो लाइव चैट में आंसर करें, कोशिश करें कि हर दिन जो है कुछ ना कुछ सही करना है।
तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पौधों को सर्वाधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लाल मिट्टी का विस्तार है, सबसे अधिक लाल मिट्टी का विस्तार जो है वो कहाँ पे है। ऑप्शन 1 नंबर तमिलनाडु, नेक्स्ट झारखंड, नेक्स्ट ओडिशा और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। आप लोग इसका आंसर करें कि सबसे अधिक लाल मिट्टी का विस्तार जो है वो कहाँ पर है। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि सबसे अधिक लाल मिट्टी का विस्तार जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक जो है वो लाल मिट्टी का विस्तार है। ऐसे लाल मिट्टी जो है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी है, परंतु सबसे अधिक लाल मिट्टी जो है वो तमिलनाडु में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि की पीएच मान कितना होना चाहिए। ऑप्शन 1 नंबर 3, नेक्स्ट है 4, नेक्स्ट है 6 से 7 और नेक्स्ट है 9 से 10। इसका आंसर आप सभी लोग करें, सभी लोग आंसर करें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे कि सामान्य फसल उगाने के लिए जो है पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 से 7 होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है पीएच वैल्यू 6 के और 7 के मध्य होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार जो है वो सामान्य फसल उगाने के लिए इतना पीएच वैल्यू जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन 1 नंबर गुजरात, नेक्स्ट है हरियाणा, नेक्स्ट पंजाब और अगला है उत्तर प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय प्रदेश कहाँ पाया जाता है, आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। क्षारीय प्रदेश जो है वो क्षारीय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक किस जगह पाया जाता है। तो ध्यान रहे कि सबसे अधिक क्षारीय मृदा जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्षारीय यानी कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि पीएच वैल्यू जो है 7 से कम हो, तो सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन है 1 नंबर गुजरात, नेक्स्ट है हरियाणा, नेक्स्ट है पंजाब और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर करें। भारत में सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक लवणीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षारीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी जो है वो चाय बागानों के लिए जो है वो काफी उपयुक्त है। 1 नंबर ऑप्शन है अम्लीय, सेकेंड है क्षारीय, थर्ड जलोढ़ और फोर्थ रेगुर। तो कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, आप लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जो है वो चाय बागानों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागान को, जो चाय की जो बागान होते हैं, उसे पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं लगना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे ये अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण को रोका जा सकता है। 1 नंबर ऑप्शन है सघन वर्षा से, नेक्स्ट है वन नाशन से, नेक्स्ट है वन रोपण से और नेक्स्ट है अतिचारण से। आप लोग आंसर करें कि मृदा संरक्षण को कैसे रोका जा सकता है, आप लोग आंसर करें। मृदा संरक्षण को कैसे रोका जा सकता है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि मृदा संरक्षण को हम तभी रोक सकते हैं जब वनारोपण करेंगे, पौधा लगाएंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा वन रोपण से। यानी कि मृदा कटाव को कैसे रोका जा सकता है, तो वन रोपण से, पेड़ पौधा लगाकर जो है वो ऐसा किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मिट्टी कृषि के लिए अनुप्रयुक्त है। कौन सी मिट्टी जो है
वो कृषि के लिए अनुप्रयुक्त है? ऑप्शन है 1 नंबर मरुस्थलीय, सेकेंड है लेटेराइट, थर्ड लाल और फोर्थ है काली। इसका आंसर सभी लोग करें, जितने लोग जुड़े हैं लाइव चैट में आंसर करें। कौन सी मिट्टी कृषि के लिए अनुप्रयुक्त है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो कृषि के लिए अनुप्रयुक्त है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि भारत के जो राजस्थान के थार मरुस्थल है वो कृषि के लिए अनुप्रयुक्त है, और खासकर मरुस्थलीय मिट्टी में भी जो है वो जीवांश नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो है वो कमी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि मरुस्थलीय मिट्टी में भी जो है वो जीवांश नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि कौन सी मिट्टी कृषि के लिए अनुप्रयुक्त होती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी। लेकिन अब जो है वो इंदिरा गांधी नहर के वजह से राजस्थान के कुछ पार्ट में जो है वो फसल जो है उगाई जा रही है, अन्यथा जो है यहाँ पर जो है पूरे क्षेत्र सूखे पड़े हुए हैं। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो कृषि के लिए एक अनुप्रयुक्त मिट्टी है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार है? अभी हम पढ़े थे पीछे कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर है, तो उसके बाद किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन है 1 नंबर लाल, सेकेंड है काली, थर्ड लेटेराइट और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग करें कि जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में जो है वो सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, आपको आंसर करना है। तो अभी हम लोग देखे थे कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल पर 43.4% क्षेत्र पर जो है वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, और दूसरा सबसे अधिक विस्तार जो है वो किस मिट्टी का है? तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत के कुल भूभाग के जो है वो 18.6% क्षेत्र पे 18.6% क्षेत्र पर जो है वो लाल मिट्टी का विस्तार है। तो इस तरह से दूसरे स्थान पे लाल मिट्टी आ जाता है, पहले स्थान पर जलोढ़ मिट्टी और दूसरे स्थान पे लाल मिट्टी, और तीसरे स्थान पर जो है वो आपका काली मिट्टी आ जाती है। तो इस तरह से आप सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल पे है, दूसरा पे लाल है और तीसरा पे काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सब लोग इसका आंसर सही करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था, आप लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है 1950, नेक्स्ट है 1953, नेक्स्ट है 1959 और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी लोग करें, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का जो है वो गठन हुआ था कब, आप सभी लोग इसका आंसर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और लास्ट क्वेश्चन सभी लोग कोशिश करें कि सही करें, और सभी लोग डेली शाम के 7 बजे समय से जुड़े, और जब तक क्लास समाप्त न हो तब तक आप सभी जो है वो बने रहें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा, और आप शनिवार और रविवार को टेस्ट में ज़रूर शामिल हुए। टेस्ट में जो है वो बेहतर करने के लिए आपको पीछे के जितने भी जो हैं वो वीडियो मिलेंगे, आप सभी उसे रिकॉल करें। इस बार शनिवार को ज्योग्राफी 21 से लेकर 30, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 21 से लेकर 30 तक का टेस्ट है। आप सभी जरूर उस टेस्ट के तैयारी के साथ हैं ताकि आप टेस्ट में बेहतर कर सके, इसलिए सभी लोग टेस्ट में शामिल हो। संडे को फिर जो है हम लोग वीकली करेंट देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग डेली क्लास फॉलो करें। सुबह के 6 बजे करेंट अफेयर्स में भी बहुत कम लोग शामिल होते हैं, सभी लोग शामिल हों, और शाम में भी समय से शामिल हो, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और इस तरह से इसका आंसर जो है ध्यान रखेंगे बी नंबर होगा। 1953 केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन हुआ था। तो इस तरह से आप सभी जो है ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आज के लिए आपके लिए कुल जो है 25 क्वेश्चन थे, और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, और जो है वो क्वेश्चन
का भंडार अपने पास बनाते चले और आगे बेहतर करने की कोशिश करना है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट।